हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 यानी सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर को आज हम लोग जितने भी इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज है, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सब की सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो धैर्य से पूरी की पूरी वीडियो बिना स्किप किए आप लोग को देखते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? नस्ल है, जाति है, भाषा है, क्षेत्र है। तो हम लोग देखते हैं बेल्जियम के अंदर जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी क्या थे, विभाजन थे या डिवीजन थे, वो भाषा के आधार पे थे। वहां पे 3 भाषा बोली जाती थी, है ना। आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आखिर श्रीलंका में तमिल लोग? उत्तरी पूर्वी प्रांतों में, पश्चिमी दक्षिणी प्रांतों में, पश्चिमी उत्तर प्रांतों में, या दक्षिणी पूर्वी प्रांतों में? तो हम लोग को पता है कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं श्रीलंका में तमिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में आखिर बहुसंख्यक कौन है? कौन किसकी मेजोरिटी है वहां पे, है ना। तो कौन है भाई वहां पे? हम सभी को पता है कौन है। तमिल है, सिंहली है, बौद्ध है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सिंहली है, यानी सिंहली भाषा बोलने वाले लोग वहां पे क्या है, काफी ज्यादा है, यानी बहुसंख्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है बेल्जियम से, है ना। डच कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, फ्रेंच कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, जर्मन कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं ना। तो बताना आपको डच भाषा बोलने वाले की आबादी वहां पे कितना है, 57%, 58, 59 या 60? जल्दी से आप लोग बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। 59% वहां की जो आबादी है वो क्या बोलती है, बेल्जियम में डच भाषा बोलती है ना। और वो वहां क्या है, बहुसंख्यक है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। बताइए बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? मुख्य रूप से कौन कौन सी वहां पे भाषा बोली जाती है? जर्मन, डच, फ्रेंच या डी? डी बोल रहा है कि भाई जर्मन, डच, फ्रेंच सभी। तो डी बिल्कुल करेक्ट है, वहां पे ये 3 भाषा बोली जाती है, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। बताइए 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए, है ना। आखिर इन दोनों के बीच में कितने संशोधन किए गए? वहां पे 4, 3, 5, 2। वहां पे 4 संशोधन किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि वहां पे क्या था, तनाव बढ़ रहा था, है ना। डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ रहा था। तो ये अमेंडमेंट किए गए, ये बदलाव किए गए वहां के संविधान में, ताकि ये जो टकराव है ये कम हो जाए, है ना। सभी को सत्ता में क्या दिया गया, इस बदलाव से हिस्सेदारी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। बताइए श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया? बहुत बार ये सवाल बार बार पूछा जाता है, कब किया गया? 1957 में, 1959 में, 1956 में या 1953 में? जी हाँ, 1956 में किया गया था, सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत के बारे में पूछा जा रहा है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय है, एकात्मक है, एक पक्षीय है, या इनमें से कोई नहीं? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वो देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 19% है, 29% है, या फिर 17% या 18% है? कितना प्रतिशत है भाई? वो 18% है अपनी टोटल जनसंख्या का, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसी तरीके से काफी आसान सा क्वेश्चन आने वाला है। बताइए श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? अभी तमिल का पूछा, यहाँ पे सिंहली का पूछ लिया। कितना प्रतिशत है? 74, 76, 72 या 78? जी हाँ, 74% है सिंहली भाषा बोलने वाले कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, ठीक। आप लोग का जितना भी सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर्स है ना, सबसे आसान चैप्टर्स यही वाला है, ठीक है। जल्दी बताइए श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? क्या आधार है वहां पे? सत्ता की साझेदारी कैसे है? अल्पसंख्यकवाद है, बहुसंख्यकवाद है, का और खा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बी बिल्कुल करेक्ट है, वहां पे बहुसंख्यकवाद है। जो बहुसंख्यक यानी सिंहली भाषा जो बोलने वाले हैं वो क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं किसके साथ? तमिल भाषी लोगों के साथ, जो कि तमिल भाषी वहां पे अल्पसंख्यक है। चलिए बताइए कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? अब ब्रुसेल्स की बात हो रही है, ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। तो बेल्जियम में बहुसंख्यक अलग है, वहां पे डच भाषा बोलने वाले अलग है ना, मतलब बहुसंख्यक है। लेकिन ब्रुसेल्स में किस भाषा बोलने वाले लोग क्या है वहां पे बहुसंख्यक है, सो पूछा जा रहा है। तो जर्मन भाषी, इंग्लिश भाषी, फ्रांसीसी भाषी या डच भाषी?
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांसीसी भाषा वहां पे बोलने वाले लोग क्या है, ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, लगभग 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? क्या है श्रीलंका का राजकीय धर्म? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। वहां पे बहुसंख्यक सहेली जो है वो ज्यादातर क्या है, बौद्ध है, तो इसलिए वहां पे क्या है, श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों धर्म के वहां पे लोग नहीं मिलेंगे, है ना, वहां पे इस्लाम, हिंदू, ईसाई के भी लोग मिलेंगे, बट संख्या इसकी कम है। बौद्ध बौद्ध धर्म के मानने वाले लगभग 70% आबादी वहां पे बौद्ध धर्म फॉलो करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? क्षेत्रीय सरकार अलग अलग देशों में पाया जाता है, लेकिन भारत में क्षेत्रीय सरकार को क्या कहा जाता है? प्रांतीय सरकार कहा जाता है, राज्य सरकार कहा जाता है, सामुदायिक सरकार कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राज्य सरकार कहा जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 4 अक्टूबर 1830 को, 19 अप्रैल 1828 को, 4 अक्टूबर 1835 को, 4 अक्टूबर 1840 को। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, 4 अक्टूबर 1830 को बेल्जियम को स्वतंत्रता मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते बताइए बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों की कितनी आबादी है? ठीक है, बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कितने प्रतिशत है? 45, 40, 59, 74। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 40% लोग वहां पे क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम से रिलेटेड जो कितने प्रतिशत जो भाषा बोलने वाले ये है ना, 3 तरह का आता है ना, जर्मन कितने परसेंट लोग बोलते हैं, डच कितने परसेंट लोग बोलते हैं, और फ्रेंच कितने परसेंट लोग बोलते हैं। ये तीनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। पता है बेल्जियम की कुल आबादी में से 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डैश भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 59%। तो 59% ऊपर भी मैंने बताया था भाई, डच भाषी जो लोग हैं वहां पे बहुसंख्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीलंका के अधिकांश सिहली भाषी लोग डैश हैं। क्या है? ईसाई है, हिंदू है, बौद्ध है, मुसलमान है। ऊपर अभी भी मैंने बताया है ना, बौद्ध धर्म है। अधिकांश जो सिहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते बताइए श्रीलंका डैश में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। आखिर श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? जैसे भारत को स्वतंत्रता 1947 को मिली, श्रीलंका को कब मिली? 1948, 1947, 1949 या 1958। श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली है ना, भारत को 1947 में, श्रीलंका को 1948 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जब यूरोप के कई देश एक साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने के लिए आए तो डैश को मुख्यालय चुना गया। आखिर जो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ है जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं, इसने अपना जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे बनाया? ब्रुसेल्स में, पेरिस में, लंदन में, या ज्यूरिख में? तो ब्रुसेल्स में बनाया। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का राजधानी है, यहाँ पे बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते बताइए सत्ता बंटवारे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्ता का बंटवारा यानी कि सत्य की साझेदारी की बात हो रही है, तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है सो बताना है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल सही है। सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी होगा, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होगा, है ना। ऑप्शन इतने बड़े बड़े रहते हैं कि पूरा भरा भरा सा लगता है ना। दरअसल ये इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा गया है। इंग्लिश इसलिए लिखा, किसी ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश भी होना चाहिए, इंग्लिश ऑप्शंस भी और क्वेश्चंस भी, इसलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट किया कीजिए, है ना, किस तरह का वीडियो चाहिए, है ना, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर कमेंट वगैरह किया कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। चलिए बताइए डैश का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, है ना। तो डैश का अर्थ है साझा संस्कृति पर, किसका अर्थ है कि साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, जातीय यानी कि एथनिक का, या फिर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, या उपरोक्त में से कोई नहीं, कि ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी जातीय यानी कि एथनिक, है ना। इसका अर्थ होता है कि साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन, अलग अलग सामाजिक विभाजन, अलग अलग तरह का एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जातीय के लोग रहते हैं ना, जिसका संस्कृति क्या है, अलग अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम में डैश विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है।
यहाँ बेल्जियम की बात हो रही है, तो बेल्जियम में क्या किया गया था आप लोग बताना है कि सामुदायिक सरकार, जिला सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो ये सामुदायिक सरकार बिल्कुल करेक्ट है ना। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ पे आप लोगों को पता है कि बेल्जियम में क्या हुआ था कि सामुदायिक सरकार बनाया गया था, जो 3 तरह का सामाजिक सरकार सामुदायिक सरकार होता था। फ्रेंच के लिए अलग, डच के लिए अलग और जर्मन के लिए अलग। वो लोग अपना अपना सामुदायिक सरकार चुनते थे और उसके संस्कृति, उसके भाषा से रिलेटेड जो भी अधिकार, मतलब जो भी डिसीजन लेना होता था, यही सरकार लिया करता था। तो ये सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते बताइए, राजधानी शहर ब्रुसेल्स में 80% लोग डैश बोलते हैं जबकि 20% लोग डैश बोलते हैं। आपको बताना है 80% लोग क्या बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं। कहाँ पे? राजधानी ब्रुसेल्स। किसका राजधानी? बेल्जियम की राजधानी। तो भाई अब हम सबको पता, ऊपर भी मैंने बताया था 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच लिखा हुआ है। और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, डैश और लग्जमबर्ग से लगती है। किससे किससे लगती है? यहाँ पे इन सब से तो लगती है, लेकिन एक और है उससे भी लगती है, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली या जर्मनी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जर्मनी से भी लगती है बेल्जियम की सीमा, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें हमें, है ना, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है इस तरह का वीडियोस बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? बेल्जियम में आखिर कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। कौन सा? डच है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है या जर्मन? आखिर कौन सा भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे ज्यादा संख्या में बहुसंख्यक है? इसका उत्तर आप लोग को देना है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, इनमें से सभी बोली जाती है? ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन, इसका उत्तर भी आप लोग दीजिए। कई बार ऊपर भी पूछा गया था ना, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है, बाकी है तो वही, है ना। चल बताइए 28 क्वेश्चन नंबर 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? ऊपर भी मैंने आया था ये वाला क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन। तमिल, सिंहली, अंग्रेजी, उर्दू, किसको बनाया गया 1956 में? सिंहली को बनाया गया, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बताइए, सामूहिक या सामुदायिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? किस देश में मिलता है सामुदायिक सरकार? अभी भी ऊपर बताया, भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, इनमें से सभी, ये सब, है ना। आप लोग काफी आसानी से कर सकते हैं ना, बेल्जियम में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते, बताइए कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ठीक है, ये ब्रुसेल्स की बात हो रही है, ठीक है, बेल्जियम की नहीं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक कौन सा है? जर्मन भाषी, इंग्लिश भाषी, फ्रांसीसी भाषी, डच भाषी। ये भी मैं ऊपर बता चुका, फ्रांसीसी भाषी क्या है वहाँ पे बहुसंख्यक है। लगभग 80% लोग ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलते हैं। बताइए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो वहां पे लड़ाई भी इसी बात की थी ना, कि जो फ्रेंच भाषी है वो अल्पसंख्यक है, इसकी संख्या कम है ना। और जो डच भाषा है बोलने वाले, इसकी संख्या वहां पे ज्यादा था। इसके बावजूद फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, है ना। तो ये इसका डच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट हैं। श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट है, कौन कौन सा गुट है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए, हिंदू तथा मुसलमान, हिंदू तथा ईसाई, जर्मन तथा फ्रेंच, सिंहली तथा तमिल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सिंहली तथा तमिल, है ना। इन दोनों के बीच वहां पे क्या हुआ था? एक तरह के गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे अधिक आबादी है? बेल्जियम में सबसे अधिक आबादी कौन सा भाषा बोलने वाले? बार बार एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। फ्रेंच भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी या इनमें से कोई नहीं? सीधा सा आंसर डच भाषी, है ना, वहां पे बहुसंख्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? सत्ता की साझेदारी का कारण आखिर कौन सा है? युक्त परक, नैतिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, सत्ता की साझेदारी का 2 कारण होता है, एक युक्ति परक कारण होता है, एक नैतिक कारण होता है। इसमें देखा जाता है कि भाई इससे काफी फायदेमंद है ना, समाज में जो टकराव है वो कम हो जाता है। लेकिन जो नैतिक कारण में इसमें देखने को मिलता है कि भाई ये हमारी नैतिकता बनती है कि सबको सत्ता में हिस्सेदारी दिया जाए, है ना। और जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आत्मा पे क्या है? एक तरीके का सत्य के साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा बोला जाता है, जो कि नैतिक कारण में ही आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते, बताइए
लोकतंत्र की आत्मा क्या है? अभी भी मैंने बताया ना, अभी डिस्कस किया, वही क्वेश्चन आ गया। बताइए लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? समानता, सत्ता की साझेदारी, स्वतंत्रता या सहयोग? सीधा आंसर बी क्या है, क्या होगा? सत्ता की साझेदारी, है ना। अभी आप लोग को यहाँ तक देख के लग रहा होगा कि हाँ सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्या है वो काफी आसान सा है, बन जाएगा, है ना। जो लोग पढ़े होंगे उसको तो कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। बीच तनाव का क्या कारण था? श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, इसके बीच तनाव का कारण क्या था? आतंकवाद था, तुष्टीकरण था, या बहुसंख्यकवाद था, या इनमें कोई नहीं? क्या था? तो बहुसंख्यकवाद था। जो सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो क्या करते? बहुसंख्यकवाद करते। जो जो सिंहली यानी सिंहली लोग बहुसंख्यक थे, यानी सिंहली भाषा को ज़्यादा प्रियोरिटी दिया जा रहा था और तमिल भाषा लोगों को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे, है ना। तो यही कारण था वहाँ पे इस तनाव का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये असत्य की बात कर रहा है। और सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग को तो असत्य ढूंढना है ना, ये सत्य निकल गया। इनमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आपसी फूट को या अस्थिरता को नहीं बढ़ाती, बल्कि ये आपसी मेल जोल को ज्यादा बढ़ाती है ना, इसको कम करती है। ठीक है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, बिल्कुल सही है। तो गलत सिर्फ एक निकला, असत्य, है ना, तो सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते बताइए निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? भाषाई समूह कौन सा नहीं है बेल्जियम का? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। हम लोग यहाँ पे शुरू से अभी तक बताते आ रहे हैं कि भाई बेल्जियम में सिर्फ 3 भाषा बोली जाती है, एक फ्रेंच बोली जाती है, एक डच बोली जाती है, एक जर्मन बोली जाती है। तो कौन सी भाषाई समूह नहीं है? तो डच, सॉरी ये स्पेनिश नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए वो आराम से बना लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, है ना। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है भाई। ये संघीय शासन व्यवस्था की के लिए असत्य यहाँ पे ढूंढना, ये तो सत्य निकल गया भाई। देश की एकता को ये क्या करती है? बढ़ावा देती है ना। बताइए क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करती है, बिल्कुल। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का क्या है? संस्कृति है, तो विविधता काफी, क्षेत्रीय विविधता, तो ये इसको क्या करते हैं? सम्मान करती है संघीय शासन प्रणाली। चलिए सी क्या बोल रहा है? विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी बिल्कुल सही। विभिन्न स्तर के बीच सत्ता का बंटवारा होता है यहाँ पे। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, नहीं यहाँ ना लिख दिया, यानी कि ये बिल्कुल गलत है भाई। वहाँ के अदालतों को, यानी कि जो भी संघीय शासन प्रणाली के अंदर आता है उसमें अदालतों को एक पावर दिया जाता है कि वो क्या कर सकती है? संविधान के व्याख्या कर सकती है। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते, बताइए सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? क्षैतिज वितरण, है ना, इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप लोगों को पता है कौन सा शामिल होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। तो आपको पता है कि भाई क्षैतिज वितरण के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते, बताइए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऊपर भी पूछा गया था भाई, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स, लंदन, रोम, पेरिस, है ना। नीचे ऊपर मैंने बताया था कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। बिल्कुल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बताइए सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है ना। ऊर्ध्वाधर, अभी ऊपर मैंने क्षैतिज वितरण के बारे में बताया, यहाँ ऊर्ध्वाधर आ गया, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, है ना। क्या है बताइए? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नहीं ये तो क्षैतिज में था, है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जी बिल्कुल। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वितरण में ये आता है, ठीक है, और क्षैतिज वितरण में ये आता है ना। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते बताइए नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के
निम्न में से किस रूप से है? ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि भाई नियंत्रण करना है यानी कंट्रोल करना है और संतुलन बनाए रखना, ताकि किसी एक के पास पावर ज्यादा ना चला जाए। एक के पास पावर ज्यादा चला जाएगा तो मनमानी करने लग जाएगा। तो कौन सा जो वितरण है वो नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था का संबंध है, मतलब इससे संबंधित कौन रखता है? या सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, सत्ता का दबाव समूहों एवं आंदोलनों की गतिविधियों के मध्य वितरण। यहाँ पे क्षैतिज बिल्कुल सही होगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसके अंदर जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आता है, इसमें सत्ता का क्षैतिज में। तो इसमें क्या है ना, विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका, ये सभी एक दूसरे पे अंकुश यानी कि एक तरीके से नियंत्रण रखती है कि किसी के पास एक्स्ट्रा पावर, ज्यादा पावर ना चला जाए, कोई है ना मनमानी तरीके से कोई भी कानून वगैरह ना बना दे, है ना। तो ये सब क्या है, नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी किससे है? तो वो भाई सत्ता का क्षैतिज वितरण से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते, बताइए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना। यहाँ ध्यान रहे, असत्य को हम लोग को देखना है। और कहाँ का? बेल्जियम में। बेल्जियम का में सत्ता का साझेदारी हुआ था, वहाँ पे सभी लोगों को बराबर अधिकार वगैरह दिया गया था, बराबर सत्ता में क्या दिया गया था, सभी का पावर बराबर कर दिया गया था, है ना। बताइए केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान। ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, समान कर दिया गया था वहाँ पे। हम लोग को तो असत्य ढूंढ ला, ये सत्य है। ठीक है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य है। वहाँ पे केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता राज्य सरकार के पास अपना खुद का पावर होता है ना। बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ असमान प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं है ना, समान प्रतिनिधित्व है। यानी कि यहाँ पे असत्य ढूंढना था, हमें असत्य मिल गया, ऑप्शन सी। डी में क्या लिखा हुआ? केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार काम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपर भी मैंने बता चुका हूँ कि सामुदायिक सरकार बेल्जियम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, बताइए संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, है ना। यानी कि श्रीलंका क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली इसके अंदर नहीं। यहाँ पे कौन सा प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, बताइए निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था, अभी भी मैंने ऊपर बताया ना, किस देश में? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या श्रीलंका में? किस में? श्रीलंका में है एकात्मक शासन व्यवस्था, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस तरह का सेशन का एक ही मकसद है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिया जाए आप लोग को, और चैप्टर वाइज दिया जाए। अगर सभी चैप्टर वाइज आप लोग अटेंड कर लेते सभी के सभी सेशन को, तो आप लोग का अच्छा खासा नंबर एमसीक्यू में आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।